नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आपका सिर्फ एक टीचर ही नहीं, आपका मैं भाई हूं, मैं आपका मेंटर हूं। मुझे पता है कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे बड़ा अगर आपका किसी से चैलेंज होता है, तो वह आपका खुद से होता है। आपके अंतर मन में बहुत सारे द्वंद्व भी चलते हैं, फ्यूचर को लेकर या हमारा जो आने वाला कल है, उसमें जो हमने सोच रखा है अपने भविष्य को लेकर, वह कैसा होगा। बहुत सारी बातें एग्ज़ाम को लेकर ही एक समय होता है जब हम अभ्यर्थी होते हैं, तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं। लेकिन मैं बता दूं, कोई है जिसका हमने अलग अलग रूप देखा है, उन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं, और पूरी दुनिया उन्हीं के छतरी के नीचे रहती है। आप उन्हें ईश्वर कहते हैं, भगवान, अल्लाह, फादर, वाहिगुरु, अलग अलग नाम से हम लोग संबोधन करते हैं। है वह एक ही, अपने अपने आस्था की बात है। तो आप किसी भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं, आपको उन पर पूरा भरोसा रखना है, खुद पर भरोसा रखना है। और एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी वह मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंतर्मन में स्थिरता नहीं रहती है। तो एक अभ्यर्थी के तौर पर आप अभी से ही एक संकल्प लें कि आपकी जो मनोदशा है ना, उस पर आपका पूरा पूरा जो है नियंत्रण रहना चाहिए। आप अगर न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उसी का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी जस्ट एक लेटेस्ट मामला मेरे संज्ञान में आज ही आया है, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। ठीक है, एक ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर का मामला था, और उनके द्वारा एक ऐसा कृत्य किया गया जो अशोभनीय था। पद के गरिमा के अनुकूल उनके द्वारा किया गया कृत्य वह अशोभनीय था, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनसे पद की गरिमा और बढ़ जाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं, और जब आप किसी सर्विस में जाते हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो पोस्ट मिला है, जो पद आपको मिला है, उसकी गरिमा आप बनाए रखें। और यह तभी संभव है जब आप एक अभ्यर्थी के रूप में, जिस वक्त आप संघर्ष कर रहे होते हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे होते हैं, उस वक्त एक संस्कार को लेकर आपको चलना है। इधर उधर जो फिजूल की चीजें होती हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। तैयारी का मतलब यह नहीं होता है कि एक एग्ज़ाम की तैयारी करके वो सिलेक्शन ले लेना। बहुत सारे लोग तैयारी तो करते हैं, सिलेक्शन भी लेते हैं, लेकिन अपने सर्विस के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। नौकरी तक से हाथ धोना पड़ता है। चलिए, मुझे लगा कि थोड़ा-सा इस पर भी मुझे कुछ कहना चाहिए, इसलिए समय-समय पर मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ़ एक शिक्षक ही नहीं हूँ आपके लिए, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका मेंटर हूँ। चलिए, आज का जो सेशन है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैदिक युग, वैदिक पीरियड। अ, जो मुझे मैंने इस पूरे टॉपिक को जो मैंने देखा ना, और जो मैंने इसका आपका लेक्चर लिया था, उससे जो मुझे निष्कर्ष मिला, उसमें मैंने देखा कि कुछ चुनिंदा सवाल इससे पूछे जाते हैं अभी तक के ट्रेंड में। मैंने देखा है, चाहे बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम हो, या फिर जुडिशरी का एग्जाम हो, आपका बिहार न्यायिक सेवा, या फिर अलग अलग राज्यों में भी जो एग्जाम लिया जाता है, उसमें जो आपका हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें जो वैदिक युग है,
ठीक है? तो उसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 49 क्वेश्चन मुझे लगा कि ये सवाल आपके लिए मुझे तैयार करके लाना चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और इसका जो पीडीएफ फाइल है वो लॉकुल के आपके यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल भी अपना है, वहाँ भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसके लिए चिंता आपको नहीं करना है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए, शांति से, कोई हड़बड़ी नहीं है। वैदिक काल के प्रमुख स्रोत क्या है? व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ द वैदिक पीरियड? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। बताइए। राइट आंसर इज, बहुत इजी सा है, ये तो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था। राइट आंसर वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? जो आपका ऋग्वैदिक पीरियड था, ठीक है, जो आपका वैदिक पीरियड है वो दो पार्ट में उसको बांटा गया है। पहला पीरियड है उसको हम ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं, ठीक है, पहला पीरियड। और दूसरा जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ऋग्वैदिक पीपल? ऑप्शंस आर कृषि, व्यापार, पशुपालन, उद्योग। बताइए। इसको भी बहुत अच्छे से मैंने कवर किया था। क्या था? ऋग्वैदिक यानी शुरुआती जो आपका पीरियड था वैदिक काल का, उसमें था मेन चीज क्या था? तो पशुपालन था। राइट आंसर इज पशुपालन, ठीक है। ऋग्वैदिक समाज में जो गाय थी ना, गाय, जो गौ माता है, गाय, जो गौ माता, जो शब्द गौ आया है, इसी ऋग्वैदिक काल में ही इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो ऋग्वैदिक पीरियड में आपको मैं बता दूं कि जिसके पास जितनी गाय होती थी उसको उतना धनवान व्यक्ति समझा जाता था ऋग्वैदिक काल में। और बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड आया, यानी जो उत्तर वैदिक काल आया, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, वो अभी मैंने कवर किया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन है? विच डिटी इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा? ऑप्शंस आर वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी सोम। ये सब कुछ कवर कर किया था मैंने आपके लिए, बताइए। राइट आंसर इज वेरी गुड, इंद्र, बिल्कुल। इंद्र जो थे वो क्या थे? युद्ध और वर्षा के देवता थे, और ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त उन्हें समर्पित है, ठीक है, उन्हीं का वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, सभा और समिति किससे संबंधित थी? सभा एंड समिति वर रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शंस आर धार्मिक संस्थाएं, ऑप्शन बी आर्थिक संगठन, ऑप्शन सी राजनीतिक संस्थाएं, ऑप्शन डी सैन्य संगठन। रिलीजियस बॉडीज, इकोनॉमिक बॉडीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री बॉडीज। सभा एंड समिति याद कीजिए, इसको मैंने बहुत इन डेप्थ समझाया था आपको। लेक्चर देखिएगा, लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, एक बार आप लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। वैदिक पीरियड को लेकर मैंने लेक्चर बना, इन शॉर्ट कवर किया है, इन शॉर्ट। और जो थोड़ा बहुत पार्ट, बहुत माइनर पार्ट इन डेप्थ मैंने बताया जाना नहीं है, माइनर पार्ट है वो मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन में आपको इंक्लूड कर दिया, दिक्कत नहीं होगा। बहुत स्पेसिफिक टू द पॉइंट पार्ट को मैंने कवर किया है। जल्दी बताइए। चलिए, ये आपका क्या था? सभा एंड समिति, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वेरी गुड। सभा एंड समिति, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सभा और समिति ऋग्वैदिक काल की जनसभाएं थीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, उस समय जो हमने बात किया था आजीविका को लेकर, वो क्या था ऋग्वैदिक पीरियड में? वो पशुपालन था, वो ऋग्वैदिक में था। और अब लेटर वैदिक पीरियड का सवाल आ गया है, यानी उत्तर वैदिक काल जिसे हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब ध्यान से, हिंट हिंट मैंने दे दिया।
उत्तर वैदिक काल में प्रमुख आजीविका क्या बनी? व्हाट बिकेम द मेन लाइवलीहुड इन द लेटर वैदिक पीरियड? बताइए। ऑप्शंस आर, जल्दी देखिए ऑप्शन सामने। शिकार, पशुपालन, कृषि, व्यापार। शिकार, पशुपालन, हंटिंग, पेस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर, ट्रेड। शिकार, पशुपालन, कृषि, व्यापार। यहीं से तो फर्क हुआ, यहीं से तो बदलाव हुआ। एग्रीकल्चर है, राइट। कृषि क्या था? मेन स्रोत क्या था जीविका के लिए? तो कृषि था। ठीक है। लोहे के प्रयोग से कृषि का व्यापक विकास हुआ। लोहे का भी इस्तेमाल हुआ। हल का मैंने इमेज भी बनाया था, हल का। ठीक है, खेती के लिए हल की हुई तो लोहे का इस्तेमाल हुआ, सारा चीज। क्वेश्चन नंबर 6, राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द राजसूय यज्ञ? वर्षा के लिए, राज्य अभिषेक के लिए, यह भी बताया मैंने आपको, पढ़ाया हुआ है। युद्ध विजय के लिए, कृषि वृद्धि के लिए। बताइए। पूजा पाठ, कर्मकांड किस पीरियड में होता था? यह होता था आपका लेटर वैदिक पीरियड में, यानी उत्तर काल। ठीक है। उत्तर वैदिक काल था, उसमें आपका सब पूजा पाठ, कर्मकांड जो भी था, है ना, सेरेमनी वगैरह बहुत सारी होती थी। तो उस वक्त राजा थे, तो राजा जब गद्दी पर बैठते थे उससे पहले एक सेरेमनी होती थी। बिल्कुल, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक के लिए। ठीक है। जो ये राजसूय यज्ञ होता था वह किस चीज के लिए होता था? तो यह होता था आपका राज्य अभिषेक के लिए। यह राजा की सर्वोच्च सत्ता को मान्यता देता था। मान्यता जैसे कि कर्मकांड होता है ना, पूजा पाठ होता है, शादी के लिए है तो शादी के लिए भी जो विधि है ना, तो वैसे ही कोई राजा जब गद्दी पर बैठते, सिंहासन पर बैठते थे, उससे पहले का एक सेरेमनी होता था, राज्याभिषेक। वही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वर्ण व्यवस्था का कठोर रूप किस काल में विकसित हुआ? यह भी कवर किया है मैंने। रिजिड वर्ण सिस्टम डेवलप्ड इन विच ऑफ पीरियड? ऑप्शंस आर ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, मौर्य, गुप्त काल। ऋग वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड, मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड। बताइए। यह आपका किस में हुआ था? वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक में था या नहीं था? या उत्तर वैदिक में था? किस में था? मौर्य में था, गुप्त में था? तो राइट आंसर इज लेटर वैदिक पीरियड, जिसे हम उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। इस काल में वर्ण जो है जन्म आधारित हो गया था, बाय बर्थ। सबका कास्ट जो कहते हैं ना, कास्ट, जैसे आज है ना बाय बर्थ है, कौन किस परिवार के स्कूल में जन्म लिया, उससे होता। वही वर्ण व्यवस्था, सोचिए आज भी जो वर्ण व्यवस्था है यह इसी काल में, किस काल में? वैदिक पीरियड में। तो वैदिक पीरियड के कौन से हिस्से में हुआ था? लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। ऋग वैदिक में नहीं हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त इज फाउंड इन विच वेदा? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। बताइए। पुरुष सूक्त की जो चर्चा है वह किस वेद में है? राइट आंसर इज ऋग्वेद। इसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। ठीक है। वर्ण जो व्यवस्था है उसमें चारों वर्णों की उसमें चर्चा है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति क्यों बढ़ी? वाई डिड द किंग्स पावर इंक्रीज इन द लेटर वैदिक पीरियड? ऑप्शन आर लोकतंत्र, ऑप्शन बी बड़े यज्ञ और कर, सभा की शक्ति, विदेशी आक्रमण। भाई ताकत, ताकत के लिए क्या चाहिए? ताकत के लिए क्या चाहिए? पावर एंड मनी का कॉम्बिनेशन होता है ना। ताकत है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। सत्ता के लिए भी क्या चाहिए? सत्ता के लिए आपको पावर और आपको उसके लिए रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स कहाँ से आएगा? तो पैसे से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? बताइए। बड़े यज्ञ और कर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बड़े यज्ञ और कर। यज्ञों और करों से राजा आर्थिक और धार्मिक रूप से शक्तिशाली हुआ। राजा को जो है ना बड़ा, मतलब यज्ञ होता था, राजा का जो महिमा मंडन होता था, समझ गए ना, तो बड़ा ऊंचा स्थान था उस समय। राजा का स्थान बहुत ऊंचा था, आज भी है, लेकिन आज लोकतंत्र है। लेकिन उस समय क्या था? तो राजा का बेटा राजा बनेगा। जो आपका लेटर वैदिक पीरियड था वहां क्या था? राजा का बेटा राजा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की भाषा क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द वेदास? पाली, प्राकृत, संस्कृत, फारसी। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
हालाँकि मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है सब कुछ आपके लिए आसान ही रहने वाला है। राइट आंसर इज़ संस्कृत। थोड़ा-सा मैं फ़ास्ट लेके चलूँगा क्योंकि आपका लॉ का भी एक एमसीक्यू है, वो भी मुझे तैयार करना है, ठीक है? सभी वेद संस्कृत भाषा में रचित थे। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर वैदिक काल में भूमि को क्या माना जाने लगा है? इन द लेटर वैदिक पीरियड लैंड केम टू बी रिगार्डेड एज ऑप्शन ए सामूहिक संपत्ति, निजी संपत्ति, धार्मिक संपत्ति, राज्य की संपत्ति। देखिए, उत्तर वैदिक काल में खेती जो है मेन, जो जीवन यापन के लिए जो आपके पास सोर्स था, जिससे आपको रोजी रोटी मिलेगा, दो पैसा आपके पास आएगा, वह किसी था? कृषि। जीवन यापन के लिए क्या था? कृषि था। नौकरी का सबसे बड़ा साधन क्या था? खेती करना, खेती किसानी करना। तो भाई खेती किसानी अगर आप कीजिएगा तो आप अपनी जमीन पर कीजिएगा, है ना? तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर इज अपनी ही जमीन पर तो खेती कीजिएगा, सरकार निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है? भूमि को क्या माने जाने लगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी। उत्तर वैदिक काल में कृषि के विकास से भूमि निजी स्वामित्व में आ गई। पहले जमीन को लेकर उतना नहीं था, लोग पशुपालन करते थे ऋग वैदिक पीरियड में। लेकिन जब आपका उत्तर वैदिक काल आया, लेटर वैदिक पीरियड आया, तो उस वक्त क्या हुआ भाई? खेती किसानी शुरू हो गया। तो सबका जो है अपना अपना जमीन हिस्सा तय हो गया कि भाई इस जमीन के ये मालिक है, इस जमीन के ये मालिक है। उसी हिसाब से टैक्स कर भी लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, ठीक है? तो जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स रिफॉर्म की जो बात करते हैं, ये सब कुछ उसी वक्त का दिया हुआ है, ठीक है? एक मैकेनिज्म तैयार हो गया, राजा बना, उसकी राज्य व्यवस्था है ना? उसको चलाने के लिए सत्ता तो चाहिए, सत्ता के साथ क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, है ना? आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, उसका भुगतान करना है, पूरी इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए, है ना? खर्च तो लगेगा ही लगेगा। एक सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है? व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो यह सब कुछ शुरुआत हुआ था इसी पीरियड में, है ना? एक नई व्यवस्था का निर्माण हुआ था। गोत्र शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट डज द टर्म गोत्रा मीन्स? ऑप्शन ए गांव, ऑप्शन बी कुल या वंश, ऑप्शन सी पेशा, ऑप्शन डी निवास स्थान। गोत्र, राइट आंसर इज, बताइए। वो, हाँ ठीक है, कुल या वंश, ठीक है। गोत्र एक समान पूर्वज से उत्पन्न वंश को दर्शाता है, कुल या वंश, बिल्कुल। बस ऐसे ही सब सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13, गृह सूत्रों में मुख्यतः क्या वर्णित है? व्हाट इज मेनली डिस्क्राइब्ड इन द गृह सूत्र? ऑप्शन ए युद्ध नीति, राज्य प्रशासन, घरेलू संस्कार, ऑप्शन डी व्यापार नियम। गृह, गृह विभाग, आज भी ना गृह विभाग, गृह, गृह से, गृह का मतलब क्या होता है? गृह किसका पर्यायवाची है? सिनोनिम्स। गृह का मतलब क्या हुआ? घर से। अब इसमें देखिए आपके पास ऑप्शन सामने है, गृह सूत्रों में ऑप्शन युद्ध नीति, राज्य प्रशासन, घरेलू संस्कार, व्यापार नियम। घरेलू संस्कार, इनमें विवाह, नामकरण, उपनयन जैसे संस्कार वर्णित है। घरेलू संस्कार जो था आपका गृह सूत्र में क्या था? जैसे आज जनेऊ होता है, मुंडन संस्कार होता है, शादी विवाह होता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ना कि शादी विवाह ये सब कुछ, तो इसको लेकर जितना भी जो आज देख रहे हैं आप, अग्नि के सामने फेरा लेना, ये सारा चीज, ठीक है? तो इसी उत्तर वैदिक काल में ही ये सारी चीजें, कर्मकांड से लेकर सारी चीजों का जो हुआ था, आपको शुरुआत हुआ था। एक तरीके से समझिए कि ये एक लैब की तरह ये पीरियड काम किया। बहुत सारे शोध हुए, रिसर्च हुए, बहुत सारी धार्मिक किताबें लिखी गई, है ना? अनुष्ठान जो आज आप पूजा पाठ देख रहे हैं, सब कुछ उस काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? अथर्ववेद इज मेनली रिलेटेड टू व्हाट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कई बार हम लोग भी पेपर दिए हुए क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी जादू टोना और चिकित्सा, ऑप्शन डी राजनीति। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए इसमें टाइम नहीं लगाई, जादू टोना और चिकित्सा को लेकर। जादू टोना उस वक्त समय था, जादू टोना का भी होता था, प्रचलन था, ठीक है? और चिकित्सा, ठीक है? तो अथर्ववेद में रोग, मतलब अथर्ववेद में रोग यानी बीमारी का इलाज भी की बात जो है, ये एक तरीके सब्जेक्ट था ये अथर्ववेद। अथर्ववेद में इलाज की बात भी थी, कोई रोग है, कोई बीमारी है तो उसके इलाज की भी बात थी, मंत्र भी था, और दवाइयों औषधियों का भी वर्णन था। कृष्ण अयस शब्द धातु किस धातु के लिए प्रयुक्त था?
देखिए, एक धातु लोहा जो है ना, लोहा का इस्तेमाल जब हुआ था, तो यह कब हुआ था? यह हुआ था आपका उत्तर वैदिक काल में, ठीक है? तो उसको लेके बड़ा सम्मान था उस कालखंड में। बहुत सा खेती किसानी के लिए लोहा चाहिए ही चाहिए। और जो आपका लेटर वैदिक पीरियड था, उसमें सबसे ज़्यादा कुछ काम था, प्राइमरी वर्क जो था, जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए, वो आपका खेती किसानी था। तो ऑप्शन ए तांबा, कांसा, लोहा, सोना। किस धातु के लिए कहा गया था? तो यहाँ पर आयरन, ऐसे कनेक्ट कीजिएगा। लेटर वैदिक पीरियड में क्या था? तो खेती होती थी। खेती के लिए क्या? हल का इस्तेमाल हुआ। हल किस चीज से बनता है? लोहा से बनता है। तो जैसे ही हुआ कृष्ण अयस शब्द किस धातु के लिए? तो धातु वही लोहा। उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया। क्वेश्चन नंबर 16, जन से जनपद का विकास किस कारण हुआ? जन शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था आपका, कब हुआ था? ऋग्वैदिक काल में हुआ था, जन शब्द का। और यही जन शब्द आपका जनपद में बदल गया। आज भी जनपद शब्द का इस्तेमाल है ना, जनपद, जनपद। तो यह जो जन से जनपद का विकास है, किस वजह से हुआ है? जन से हम लोग जनपद की तरफ बढ़े, ये जो डेवलपमेंट हुआ है, बदलाव हुआ, व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट फ्रॉम जन टू जनपद, किस वजह से हुआ? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी स्थायी कृषि, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी धर्म। किस वजह से हुआ? तो देखिए, ऋग वैदिक काल, ठीक है, और लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में जो दोनों में अंतर है वो है, शुरुआत दौर में क्या हुआ? ऋग वैदिक काल में पशुपालन हुआ। और जब हम आगे की तरफ बढ़ते, यहां से ऋग वैदिक काल से बढ़ते 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 जब हम उत्तर वैदिक काल में आए, यानी लेटर वैदिक पीरियड में जब हम लोग आए, तो क्या हुआ? पशुपालन से हम लोग खेती किसानी की तरफ बढ़े, है ना? जमीन की जो है वैल्यू बढ़ी, जमीन निजी हो गई, सामूहिक चीज नहीं हो कि निजी हो गई, ठीक है? तो उस वक्त क्या हुआ? इससे आपका जन्म किस चीज का हुआ? तो अस्थाई कृषि का जन्म हुआ, ठीक है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या था? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ ब्राह्मण टेक्स्ट? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी यज्ञ विधि, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी युद्ध। ब्राह्मण शब्द अपने आप से देखिए ना किस चीज से जुड़ा हुआ होगा, आप खुद देखिए। राइट आंसर इज यज्ञ विधि। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि फिर आपका लॉ का भी जो सब्जेक्ट है उसको भी देखना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका भी आपका एमसीक्यू ऑलमोस्ट, पीपीटी उसका तैयार हो गया, थोड़ा बहुत उसमें बचा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द लेटर वैदिक पीरियड? ऑप्शन ए बेहतर हुई, ऑप्शन बी समान रही, ऑप्शन सी गिरावट आई, ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार मिले। उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं की क्या स्थिति थी? राइट आंसर इज गिरावट आई। देखिए, आपको एक चीज बता देता हूं, जब आपका ऋग वैदिक काल था तो उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिलाओं को जो भी सभा समिति की जो बात किया था हमने, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोग, उसमें सभा समिति एक टर्म पढ़े थे ना आप, वो भी क्या था? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है? तो उसमें भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता था। किस कालखंड में? तो आपका ऋग वैदिक पीरियड में होता था। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया, उत्तर वैदिक काल जब आया, तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था वो बिल्कुल कम हो गया। सामाजिक स्तर पे भी उनका पार्टिसिपेशन कम हो गया। जो सभाएं होती थी, पॉलिटिकल मीटिंग्स होते थे, ठीक है, उसमें महिलाओं का जाना एकदम वर्जित था। तो वैसे उसमें क्या हुआ? तो महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें क्या हुआ? गिरावट आई, ठीक है? शुरुआती दौर में महिलाओं की स्थिति ठीक थी ऋग वैदिक में, लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ? महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। फिर स्त्रियों की शिक्षा और स्वतंत्रता भी सीमित हो गई। शिक्षा, पहले शिक्षा होती थी, महिलाएं पढ़ी लिखी रहती थी, सब कुछ तो हमको समाज में जो है पूरा सम्मान, मान सम्मान सब कुछ मिलता था, उनका पार्टिसिपेशन होता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें गिरावट आ गया उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 19, बलि किस प्रकार का कर था? बलि वॉज अ टाइप ऑफ विच टैक्स? धार्मिक कर, स्वैच्छिक कर, राजा को दिया जाने वाला कर, व्यापार कर। बताइए, बलि किस प्रकार का कर था? तो यह था आपको टैक्स है, टैक्स से तो समझ गए, धार्मिक कर, स्वैच्छिक कर, व्यापार कर, राजा को दिया जाने वाला कर। तो यह था आपको टैक्स। उस समय किसको दिया जाता था? तो राजा को दिया जाता था, ऑप्शन सी। बलि राजा के लिए
प्रजा द्वारा दिया गया कर था। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर वैदिक काल में राजा को कौन सी उपाधि दी जाने लगी? उत्तर वैदिक काल में राजा को कौन सी उपाधि दी जाने लगी? देखिए, विच टाइटल वॉज यूज फॉर किंग्स इन द लेटर वैदिक पीरियड? राजन, भोज, महाराज, सम्राट। क्या कहा जाने लगा राजा को? राजा की जो भूमिका बहुत ज्यादा थी उत्तर वैदिक काल में, तो राजा को क्या कहा जाने लगा? ऑप्शन सी, महाराज। महाराज की उपाधि से उनको नवाजा जाने लगा। क्या कहा गया? राजा की शक्ति बढ़ने से भव्य उपलब्धियां प्रचलित हुई। क्वेश्चन नंबर 21, आश्रम व्यवस्था में दूसरा आश्रम कौन सा था? विच इज द सेकंड आश्रम? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी गृहस्थ, ऑप्शन सी वानप्रस्थ, ऑप्शन डी संन्यास। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आश्रम आता था? कौन सी आश्रम व्यवस्था आती थी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। राइट आंसर इज गृहस्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निष्क क्या था? व्हाट वाज निष्क? हथियार था या भूमि माप था, स्वर्ण आभूषण था, मुद्रा था या किसी प्रकार का कोई कर था, टैक्स था? क्या था? निष्क जो शब्द है वह किस चीज के लिए है? हथियार था, रिस्क का अर्थ हथियार है, या भूमि माप है, भूमि माप की कोई विधि थी, कोई टेक्निक थी, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, या कोई सोना आभूषण आभूषण था, स्वर्ण आभूषण था, मुद्रा था या कर था? क्या था? तो निष्क को लेकर भी मैंने बताया, निष्क क्या था आपका? मुद्रा, स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन सी। निष्क सोने से बना आभूषण था या विनिमय का साधन था। क्वेश्चन नंबर 23, उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द उपनिषद्स? ऑप्शन ए युद्ध नीति, ऑप्शन बी कर्मकांड, ऑप्शन सी आत्म ब्रह्म ज्ञान या फिर प्रशासन। उपनिषद बेसिकली क्या था? उपनिषद क्या था? जो फिलॉसफी की जो बात होती ना, उपनिषद में वही बातें, दर्शन को लेकर, ठीक है, वही बातें लिखी रहती थी इसमें। अब इसमें से समझ लीजिए कौन जुड़ा हुआ है, कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं दर्शन से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। उपनिषद दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर वैदिक काल में युद्धों का प्रमुख कारण क्या था? जो उत्तर वैदिक काल था उसमें बहुत युद्ध हुए, ठीक है। ऋग वैदिक काल में बहुत छोटे मोटे स्तर पे युद्ध होता था, वो भी बात करके उस विवाद को शांत कर लिया जाता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तब वर्चस्व की लड़ाई हुई, जन से जनपद की जैसे तरफ बढ़े, हमारा दायरा बढ़ते गया, है ना। राजा को था कि अपनी ताकत को बढ़ाना है, अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञ भी करवाए गए अपनी शक्ति का प्रदर्शन। तो शक्ति का प्रदर्शन जहां होगा वहां वार होना ही है। जहां पावर की बात आएगी, सत्ता की बात आएगी, शक्ति की बात आएगी, तो युद्ध होना ही होना है। तो किस लिए युद्ध हुआ ये आपका? तो यह हुआ, मेन कारण था अपना दायरा बढ़ाना, है ना। आज भी लड़ाई तो भूमि की ही है। एक देश है जो अपने आप को सुपर पावर कहता है और उसकी जब इच्छा होती है वहां पर वो हमला कर देता है। वहां के राजा, आज के डेट में राजा कौन है? या तो किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, यही है ना। अब ये कि ये चुने जाते हैं, तो उस देश को जब इच्छा होती है वहां पर क्या करता है? वहां की भूमि पर, वहां की जमीन पर वो कब्जा कर लेता है, ठीक है। चाहे डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, होता डायरेक्टली ही है, लेकिन कभी वो पीछे से उसका पूरा बैकअप रहता है, कभी फ्रंट से रहता है। तो आज भी वही लड़ाई है, कल भी वही लड़ाई थी, और यह लड़ाई सब कुछ था भूमि को लेकर। कुछ चीज में ना कॉमन लगा दीजिए, ये उत्तर वैदिक काल में बहुत कुछ हुआ था, और आज मतलब हर पूरा विश्व इस चीज को मुझे लगता है कि प्रभावित है शायद इस कालखंड से, ठीक है। उपजाऊ भूमि पर नियंत्रण हेतु संघर्ष। उपजाऊ भूमि के लिए है, और जमीन से क्या नहीं मिलता है? जमीन से अनाज भी मिलता है, जमीन से सब कुछ है। लोहा भी जमीन से है, हीरा भी जमीन से है, पानी भी जमीन से है, तेल भी जमीन से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीणी कौन होता था? हु वाज द ग्रामीणी? ऑप्शन ए पुजारी, ऑप्शन बी ग्राम प्रमुख, ऑप्शन सी सैनिक, ऑप्शन डी व्यापारी। बताइए बताइए सर, टाइम नहीं लगाइए। राइट आंसर इज ग्राम प्रमुख। अच्छा,
ग्राम प्रमुख, हाँ बिल्कुल, मुखिया जी, जैसे आज मुखिया जी हैं, तो यही तो व्यवस्था, मुखिया जी वाला जो व्यवस्था है, यही आपको उत्तर वैदिक काल से ही आया था। ग्रामीणी गांव का प्रशासनिक मुखिया था। वाह। क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा अच्छा लगता है ये सवाल, ग्रामीणी मुखिया जी। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? लेटर वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन व्हाट? ये तो आता ही है आपको। शिकार है, कृषि है, उद्योग है, समुद्री व्यापार। अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा सोर्स क्या था? जीवन यापन जो करते थे वही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का था? शिकार का था, कृषि का था, उद्योग का था, समुद्र, कृषि का था। राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी। ऐसे घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा घुमा कर यहां पर इस सवाल को तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 27, दास और दस्यु का उल्लेख किस वेद में है? विच वेद मेंशंस दासाज एंड दस्यूज? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? दास और दस्यु की चर्चा, राइट आंसर इज ऋग्वेद। राइट आंसर ऋग्वेद। ऋग्वेद में दासों का उल्लेख मिलता है, दास एंड दस्यूस। क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या थी? मेन फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन वॉज? क्वेश्चन ऑप्शन आर, ऑप्शन ए लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी मौखिक परंपरा, ऑप्शन सी सरकारी विद्यालय, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकें। बताइए, मौखिक रूप से ओरली होता था या रिटेन होता था, या कोई सरकार उस समय की जो सत्ता थी, व्यवस्था थी, उनके द्वारा स्कूल विद्यालय खोला गया था, या फिर पाठ्य पुस्तकें किताबें थी? किस तरीके से पढ़ाई का जो तरीका था उस वक्त, उसकी विशेषता क्या थी? जो वैदिक शिक्षा थी उसकी प्रमुख विशेषता थी कि गुरुजन हुआ करते थे, और वह क्या करते थे? वह मौखिक रूप से बोलकर पढ़ाते थे। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौखिक परंपरा। ठीक है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है वह इसी कालखंड में देखने को मिला, उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 29, ऋषि किसे कहा जाता था? हु वर कॉल्ड ऋषिज? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी सैनिक, ऑप्शन सी वेदों के दृष्टा यानी ज्ञाता, ऑप्शन डी व्यापारी। या तो राजा, ऋषि किन्हें राजा को कहते, तो राजा को तो महाराज की उपाधि दी गई थी। सैनिक, यह भी नहीं थे। वेदों के दृष्टा, व्यापारी, व्यापारी अपने आप में एक पद है ना। राइट आंसर इज, ऋषि कौन थे? गुरुजन, जो पढ़ाते थे, है ना। वैदिक काल में जो वेद का ज्ञान होता था वो बोलकर पढ़ाते थे। कौन पढ़ाते थे? तो ऋषि पढ़ाते थे। तो यहाँ पर वेदों के दृष्टा। ठीक है, राइट आंसर इज सी, ऋषि वेदों के मंत्रों के दृष्टा माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर वैदिक समाज किस ओर अधिक झुका हुआ था? लेटर वैदिक सोसाइटी वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स, ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी जनतंत्र, ऑप्शन सी कर्म कांड, ऑप्शन डी व्यापार। तो उस कालखंड में सबसे ज्यादा क्या होने लगा? सबसे ज्यादा राजा अपनी सत्ता और शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते थे? क्या किस चीज का आयोजन होता था उस कालखंड में? तो सबसे ज्यादा आयोजन किस चीज का होता था? यस, ऑप्शन सी कर्मकांड। ऐसे रिलेट कीजिए, इस काल में यज्ञ और कर्मकांड अत्यधिक बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर वैदिक काल में भूमि दान की परंपरा किसे दी जाती थी? टू हुम वाज लैंड ग्रांटेड इन द लेटर वैदिक पीरियड? उत्तर वैदिक काल में भूमि दान की परंपरा किसे दी जाती थी? ऑप्शन ए कृषकों को, ऑप्शन बी सैनिकों को, ऑप्शन सी ब्राह्मणों को, ऑप्शन डी व्यापारियों को। दान, बताइए, फार्मर्स को, सोल्जर्स को, ब्राह्मण्स या फिर ट्रेडर्स? राइट आंसर इज, ऑप्शन सी ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों को भूमि दान देना सामान्य हो गया था, सामान्य सी बात थी। दान दिया जाता था राजा के द्वारा, या जो भी पैसे वाले लोग हो, जिनके पास पैसे का मतलब क्या उस समय कि भाई जिसके पास जितनी जमीन है वो उतना धनवान है। तो जो बड़े बड़े धनवान लोग होते थे, वह हम जो ब्राह्मण थे उनको, ब्राह्मण देवता को वो लोग दान देते थे जमीन में। क्वेश्चन नंबर 32, गोत्र व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द गोत्रा सिस्टम? ऑप्शन ए कर संग्रह, ऑप्शन बी विवाह नियंत्रण, ऑप्शन सी भूमि विभाजन, ऑप्शन डी सैन्य संगठन। कर संग्रह, विवाह नियंत्रण, भूमि विभाजन, ऑप्शन डी सैन्य संगठन। तो गोत्र का जो रिलेशन था वह था आपका
विवाह नियंत्रण पर, ऑप्शन बी। ठीक है। गोत्र व्यवस्था का उद्देश्य समान वंश में विवाह को रोकना था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना ही बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं शांडिल्य गोत्र से हूँ। ठीक है। तो शांडिल्य गोत्र का जो विवाह होगा वह संगोत्री यानी शांडिल्य गोत्र में नहीं होकर भारद्वाज में हो सकता है या किसी अन्य कश्यप में हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है, शांडिल्य में नहीं होगा। तो यही था उस वक्त जो आपका गोत्र का जो व्यवस्था था, उसका मेन पर्पज यही था कि गोत्र व्यवस्था का उद्देश्य समान वंश में विवाह को रोकना था। क्वेश्चन नंबर 33, गृह सूत्र किससे संबंधित है? यह तो मैंने आपको बताया था। गृह सूत्र आर रिलेटेड टू, ऑप्शन ए युद्ध नियम, घरेलू संस्कार, कर प्रणाली, शासन व्यवस्था। तो इसका आंसर है, चलिए फटाक से, घरेलू संस्कार। जो आपका शादी विवाह होता है, पूजा पाठ होता है, जन्म विवाह और अंत्येष्टि, जो भी संस्कार होते हैं, धार्मिक कर्म कांड, उसको लेकर इसमें उल्लेख था। क्वेश्चन नंबर 34, अथर्ववेद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? अथर्ववेदा मेनली डील्स विद विच सब्जेक्ट? ऑप्शन आर युद्ध, ऑप्शन बी चिकित्सा और जादू, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी राजनीति। तो यह आपका था ऑप्शन बी, चिकित्सा और जादू। अथर्ववेद जो है चिकित्सा, जादू, ठीक है, कोई बीमारी है उसके उपचार के लिए, ये सारी चीजें इसी अथर्ववेद में उसका उपाय लिखा गया था। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट था। कृष्ण अयस का अर्थ क्या है? तो व्हाट डज कृष्ण अयस मीन्स? तो इसका अर्थ है आपका तांबा, कांसा, लोहा, सोना। राइट आंसर इज लोहा। लोहा का इस्तेमाल हुआ। हल जो आप देखे थे, हल का जो मैंने इमेज बनाया था खेती के लिए, वही है। जन से जनपद का विकास किस काल में हुआ? डेवलपमेंट फ्रॉम जन टू जनपद ऑकर्ड इन विच पीरियड? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी गुप्ता पीरियड। जन से जनपद, जन कहा गया, जन शब्द का इस्तेमाल ऋग्वैदिक में हुआ था। तो जनपद का इस्तेमाल कहाँ हुआ, किस कालखंड में हुआ? तो राइट आंसर इज उत्तर वैदिक। और यह किस बात का था, या किस बात का आपका किस ओर इशारा करता था? तो स्थायी कृषि और भूमि नियंत्रण से जनपद बने। क्वेश्चन नंबर 37, ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पज ऑफ ब्राह्मण टेक्स्ट? तो दर्शन, यज्ञ विधि, राजनीति और युद्ध। तो ब्राह्मण थे, उनका मेन किस चीज से था उनका संबंध? तो यज्ञ विधि से था, पूजा पाठ से था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की विधि बताई गई। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसे हो गई? तो उनकी स्थिति में सुधार हुआ, समान रही, गिरावट हुआ, राजनीतिक अधिकार मिले। तो उन्हें क्या हुआ? उनकी स्थिति में गिरावट आई। चलिए, आपका कुछ रिवीजन भी हो रहा है इसी बहाने। बलि शब्द का अर्थ क्या था? तो व्हाट डिड बलि मीन्स? तो बलि क्या था? बलि राजा को दिया जाने वाला क्या था? एक टैक्स था। टैक्स कहां पर है? राइट आंसर इज बी। उत्तर वैदिक काल में राजा की प्रमुख उपाधि क्या थी? व्हाट वाज अ मेजर टाइटल ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड किंग? ऑप्शन ए सम्राट, ऑप्शन बी भोज, ऑप्शन सी राजन, ऑप्शन डी महाराज। राजा को किस नाम से पुकारा जाता था, किस उपाधि से? तो उनको उपाधि मिला था महाराज। महाराज जो शब्द आप देख रहे हैं ना, महाराज जो कहा जाता है, यही आपका लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ने से उपाधियां भी बढ़ी। निष्क, यह भी मैंने आपको बता दिया है। निष्क किससे संबंधित है? तो निष्क वॉज रिलेटेड टू हथियार, आभूषण या मुद्रा या भूमि या फिर कर। अच्छा है, थोड़ा रिवाइज भी आपका हो गया इस सेशन में। तो यह है आपका निष्क किसी से रिलेटेड है? तो आभूषण या मुद्रा से। निष्क जो था ना आपका, वह क्या था? सोने का आभूषण था। ठीक है, और उसी को मुद्रा, जो आज पैसा देख रहे हैं ना, पैसा, रुपीज, उसी के पैसे के रूप में व्यापारिक लेन देन जो भी होता था आपका, तो इसी निष्क का इस्तेमाल होता था। क्वेश्चन नंबर 42, उपनिषद मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित था? उपनिषद मेनली फोकस ऑन विच सब्जेक्ट? युद्ध था, कर्मकांड था, दर्शन था, राजनीति। तो उपनिषद किस चीज से था आपका? यह था आपका दर्शन से संबंधित था। किस चीज से? ऑप्शन सी दर्शन। ठीक है, उपनिषद आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान पर केंद्रित था। उत्तर वैदिक काल में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? मेन कॉज ऑफ वॉर्स इन लेटर वैदिक पीरियड वॉज? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी सम्मान। तो उत्तर वैदिक काल में जो लड़ाइयां होती थी वह किस बात को लेकर? मैंने बताया ही था आपको, यह था भूमि को लेकर। आज भी भूमि को लेकर विवाद है ना। ग्रामणी कौन थे? हु वाज द ग्रामणी? तो पुजारी, ग्राम प्रमुख, सैनिक, व्यापारी। पहला शब्द ग्रामणी किस चीज से रिलेटेड है आपका? ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन बना है, देखिए, ये बढ़िया चीज है। यह था आपका राइट आंसर इज ग्राम प्रमुख। जो आज ग्राम प्रमुख होते हैं ना आपके,
ग्रामीणी गांव का प्रशासनिक प्रमुख। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? लेटर वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन किस चीज पर था? शिकार, कृषि, उद्योग, समुद्री व्यापार। देखिए ये जो टॉपिक है ना आपका वैदिक पीरियड, उसमें ऐसे ही घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन को, क्योंकि इन डेप्थ इसमें नहीं जाना है, जितना आपके काम का है उतने पर ही मैंने कवर किया है। तो जो इकोनॉमिक थी उस समय की किस चीज पर आधारित थी? शिकार पर था, कृषि पर था, उद्योग पे था, समुद्री व्यापार पे था। जो आपका वैदिक पीरियड था उसमें क्या था? ऋग वैदिक पीरियड में आपका क्या था? उस वक्त आपका होता था पशुपालन। बाद में क्या हुआ? किस वजह से हम उत्तर वैदिक को हम ऋग वैदिक पीरियड से अलग करते हैं? तो अलग होने का सबसे बड़ा कारण है कृषि। तो जो आपका उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था है वो किस चीज पर आधारित है? तो आपका खेती किसानी पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। अस्थायी कृषि ने अर्थव्यवस्था को मजबूत भी किया और युद्ध भी हुए, उस वजह से युद्ध भी हुए, विवाद बढ़े। ठीक है, तो जमीन को लेकर, अपने अपने सीमा को लेकर युद्ध किया गया राजा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, दास प्रथा का उल्लेख किस वेद में मिलता है? विच वेदास मेंशन स्लेवरी? तो ऑप्शन ए इज ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो जो दास की जो बात है यह किस में हुआ आपका? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ। किस में हुआ? तो ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में दास और दस्यु का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 47, वैदिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मेन फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। लिखित शिक्षा, मौखिक परंपरा, सरकारी विद्यालय, परीक्षा प्रणाली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऋषि होते थे वह बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है ना? तो उनके द्वारा मौखिक रूप से बोलकर बच्चों को पढ़ाया जाता था, वेद का जो ज्ञान था, ठीक है? तो उसका सबसे राइट आंसर क्या हो गया इधर, जो परंपरा थी आपकी? तो मौखिक परंपरा, ठीक है। शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। ऋषि परंपरा का संबंध किससे था? ऋषि ट्रेडिशन वाज रिलेटेड टू राजनीति, व्यापार, वैदिक ज्ञान, युद्ध। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। एजुकेशन सिस्टम जो उस वक्त का था, तो ऋषि परंपरा क्या था आपका? एजुकेशन सिस्टम से था। और उस समय जो एजुकेशन सिस्टम था किस चीज पर था? तो वेद पर था, वेद की शिक्षा दी जाती थी। तो राइट ऑप्शन इज वैदिक ज्ञान। ऋषि वेदों के दृष्टा माने जाते थे। बिल्कुल, वेदों के दृष्टा, यह भी सवाल बनता है, पूछा जाता है कि वेदों के दृष्टा कौन थे? तो ऋषि थे, ठीक है। उसके बाद जो ऋषि परंपरा थी का संबंध किस चीज से था? तो एजुकेशन सिस्टम से था, वेदों के ज्ञान से था। पढ़ाने का तरीका क्या था? तो ओरली, मौखिक रूप से पढ़ाते थे, लिख के नहीं पढ़ाया जाता था, कोई विद्यालय भी नहीं था, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक किस ओर झुका था? लेटर वैदिक सोसाइटी बिकेम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स, ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी जनतंत्र, ऑप्शन सी कर्मकांड, ऑप्शन डी व्यापार। सबसे ज्यादा किस तरफ हमारा झुकाव था उत्तर वैदिक काल में? तो सबसे ज्यादा क्या होने लगा उस कालखंड में? ऑप्शन सी कर्मकांड, पूजा पाठ, कर्मकांड। कर्मकांड का देखिए मेन उद्देश्य क्या था? कर्मकांड में बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। उपनयन संस्कार भी होते थे, शादी विवाह भी वही होता था, यज्ञोपवीत संस्कार जो होता था, ठीक है आपका। उसके अलावा भव्य आयोजन होते थे आपके, राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे उस वक्त। तो पूजा पाठ होता था उस समय, है ना? बड़ बहुत जलसा जो कहते हैं वो होता था। तो शक्ति प्रदर्शन का यह भी तरीका था, है ना? तो यह आपका कुल 49 क्वेश्चन तैयार आपका आज का हो गया फाइनली। तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कोई सवाल हो आज के इस लेक्चर को लेकर या किसी अन्य टॉपिक को लेकर तो सवाल जरूर पूछिएगा। और अगला लेक्चर आपका बहुत जल्द फाइनल स्टेज पर है, वह भी आपका कंप्लीट हो जाएगा उसका पीपीटी। वह है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी लॉ का टॉपिक है आपका। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।